क्वेश्चन देखे उससे पहले डू नॉट वेट अंटिल द कंडीशंस आर परफेक्ट टू बिगिन, बिगिनिंग मेक्स द कंडीशंस परफेक्ट। ये याद रखना आप लोगों ने, कंडीशंस जो है आप लोगों को परफेक्ट बनानी होती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके चलिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो है सीटेट के पेपर 2 के अंदर में सोशल स्टडीज में 30 दिसंबर 2021 के अंदर में आया था। भारत के किस क्षेत्र से होते हुए बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था? ठीक है, तो यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहां पर मैं बात करें तिब्बत कहां है और आप हमारा जो है बुद्धिज्म की बात करें, तो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि बुद्धिज्म जो है ये इस इलाके में पला बड़ा, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में पला बड़ा। और तिब्बत का इलाका कौन सा है? तिब्बत का इलाका आप लोगों का पड़ेगा यहां, इस इलाके के अंदर में, इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर में तिब्बत है आप लोगों का। ओके, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बुद्धिज्म यहां से जा सकता था, बट यहां पर आपको पता है कि हिमालय की श्रृंखला है, ठीक है, बहुत जो है तीनों रेंजेस आपको हिमालय की मिलेंगी यहां पर में। तो बुद्धिज्म भारत से तिब्बत जो है वो वाया लद्दाख गया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। लद्दाख होते हुए, इस तरीके से लद्दाख होते हुए यहां पर में गया था, ये एक आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लद्दाख होते हुए। तो ये आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, लद्दाख होते हुए गया था। तो बौद्ध धर्म तिब्बत कैसे पहुंचा? तो लद्दाख होते हुए पहुंचा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था, एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी, ठीक है, बेस्ड ये क्वेश्चन है आप लोगों का, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तिब्बत बुद्धिज्म जो है आप लोगों का लद्दाख होते हुए पहुंचा था। लद्दाख जो है भारत की यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख के बारे में अगर मैं एक दो पॉइंट आप लोगों से बताऊं सरस, अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख जो है फ्रेंड्स हमारे भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। तो यहां लिख लो आप लोग, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लार्जेस्ट, यूटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी। अगर बात लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी की आई है तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी है भारत की, ठीक है। तो हमारी जो है आप लोगों की सबसे छोटी जो यूनियन टेरिटरी है वो है हमारी, ठीक है, लक्षद्वीप। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाले कथन सही है की। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ठीक है। ही फाउट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी, दलित समुदाय के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन सर्च ऑफ रिलीजन दैट ट्रीट्स ऑल मेंबर्स इक्वली, ऐसे धर्म की तलाश में कि जो सभी को समान जो है मानता हो, उसके लिए उन्होंने अपने आप को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों के जो है ना यहां पर मैं अगर बात करें तो सारे के सारे पॉइंट सही है। वैसे तो फ्रेंड्स संविधान सभा के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसके अंदर में भारत की संविधान सभा में 299 मेंबर्स थे, लेकिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है संविधान बनाने में भारत के, इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उपमा दी गई है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये याद रखना है सभी लोगों ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इन्होंने जो है दलित कम्युनिटी के अधिकारों के लिए काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी है। ये खुद जो है फ्रेंड्स दलित कम्युनिटी, महार जो कास्ट है उससे बिलोंग करते थे, एनसीईआरटी में दिया है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि अपने बाद के जीवन में, मतलब आखिरी समय में, अपने मृत्यु के 1 साल के अंदर में ही वो जो है फ्रेंड्स याद रखना है बुद्धिज्म के अंदर में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। तो बुद्धिज्म के अंदर में कन्वर्ट हो गए थे वो। तो तीनों के तीनों पॉइंट आप लोगों के सही है, ये याद रखेंगे आप लोग, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक पॉइंट मैं आपको एनसीईआरटी का बताता हूं फ्रेंड, जो कि बहुत कम लोग उसके ऊपर में फोकस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ब्रिटिश काल के समय में केवल एक रेजिमेंट ऐसी थी, रेजिमेंट मतलब सेना की टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी बोल सकते हो आप लोग, सैनिक टुकड़ी, ठीक है, सैनिक टुकड़ी। सैनिक टुकड़ी मतलब सेना का एक छोटा सा समूह। तो एकमात्र जो किसी कास्ट के नाम पे था वो था महार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट। ये महार जो है कास्ट के नाम पर ही रखा गया था, महार रेजिमेंट। एक ही ऐसी थी जो कि किसी कास्ट के आधार पर उसका नाम रखा गया था, ठीक है, महार रेजिमेंट। ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम के अंदर में कि महार रेजिमेंट जो है आप लोगों की मतलब कौन सी वाली एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम एक कास्ट के नाम पे रखा गया था। महार रेजिमेंट, अलग अलग नाम आपको दे दिए गए थे, ये याद रखना, एकमात्र थी ये वाली, ठीक है, महार रेजिमेंट, जो कास्ट के नाम पर उसका नाम रखा था, इसी कास्ट के नाम के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहां पर में ओके, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग की, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में दिया है। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एक समय ऐसा था भारत के अंदर में जब अंग्रेजों के पास में 3 इंपॉर्टेंट वाले इलाके थे भारत के, जो डायरेक्ट अंग्रेजों के कब्जे में थे। एक था बॉम्बे प्रांत, एक था मद्रास प्रांत और एक था बंगाल प्रांत। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, गवर्नर
जनरल शब्द उनके सामने जोड़ दिया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके जरिए बने थे। ठीक है, गवर्नर जनरल बन गए थे वो अब, क्योंकि रेगुलेटिंग एक एक्ट आया था जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट नाम था उसका। ठीक है, 1773, इसके जरिए वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। वो गवर्नर थे पहले बंगाल के, ठीक है, बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन अब उनका नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। वॉरेन हेस्टिंग 1773 के अंदर में गवर्नर जनरल बन गए थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नाउ अब ये देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आप लोगों का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग यहां पर में जुड़ चुके हैं सभी लोग फ्रेंड्स सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, ताकि ऐसे ही फ्रेंड्स मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए और ज्यादा एफर्ट्स करने के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, मैन्योर इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग। ठीक है, पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए। ठीक है, जैविक खेती के अंदर में पशु खाद का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब आप जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हो उसके जीन्स के साथ में, जो सीड होते हैं आपके बीज, उनके अनुवांशिक रूपांतरण कर देते हो ताकि ज्यादा पैदावार हो। नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज, जो है प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हो ताकि फसल को जो है कीटों से बचाया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है आप लोगों का, ठीक है, नेचुरल तरीके से की गई फार्मिंग, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से की गई फार्मिंग। अब इसमें आप पशु खाद का इस्तेमाल करोगे, कोई यूरिया वगैरह नहीं डालोगे, पशु खाद का इस्तेमाल करोगे ताकि जमीन के अंदर में पोषक तत्व मिल जाए। तो ये बिल्कुल सही है, मैन्योर का, पशु खाद का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, कोई भी केमिकल इसमें नहीं डाला जाता। ठीक है, नेचुरल पेस्टिसाइड, प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर में बारी आती है आप लोगों की अनुवांशिकता की। इस चीज को ध्यान से देखिए आप लोग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोला है भाई। जेनेटिक, अगर आपको कोई बीज है, ठीक है, कोई एक बीज है, उससे पौधा उगाना है, मैं उसकी जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर दूं, वो आप लोगों को खाने में ज्यादा नेचुरल लगेगा, या जो नेचुरली अवेलेबल है, चाहे उसकी पैदावार कम होती हो लेकिन वो नेचुरल है, नेचुरली जो नेचर ने हम लोगों को सीड्स दिए, वही वाले सीड से आप पौधे उगा रहे हो। अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दोगे उसकी अनुवांशिकता में, मतलब जीन्स जो है, बीटी कॉटन होता है आप लोगों को, वो कॉटन की पैदावार को बढ़ा देता है, तो वो आपका जेनेटिक जो है आप लोगों ने वहां पर में क्या किया, उसके छेड़छाड़ कर दिया उसके जीन्स के साथ में। तो जेनेटिक अगर आपने छेड़छाड़ कर दी है उसके अंदर में, तो वो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं रहेगी। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है यहां पर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में नहीं किया जाता, ये याद रखना है। तो ये वाला गलत है, तो ए और सी सही है आप लोगों का, तो ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर यहां पर में। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। जितने भी लोगों ने यहां पर में आंसर कर दिया फ्रेंड्स, लिखकर भी कई सारे लोगों ने यहां पर में आंसर कर दिया है, ठीक है, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों ने आंसर जो है फ्रेंड्स 46% लोगों ने सी आंसर डी आंसर दिया था, सी आंसर दिया था केवल 28% लोगों ने। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, ओके, आप लोगों ने क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो ये ऐसी फार्मिंग होती है आपकी जिसमें आप लोग रासायनिक के बजाय जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, पशु खाद का इस्तेमाल करते हैं, पशु खाद को ही जैविक खाद भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं और फसल की उपज बढ़ाने के लिए कोई भी आनुवांशिक संशोधन नहीं करते। ठीक है, जैसे बीज है वैसे ही उसका इस्तेमाल करते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। किसकी मृत्यु तेलुगु लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन करते हुए हो गई थी? निम्नलिखित में से कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? तेलुगु राज्य की, और उन्हीं की वजह से फ्रेंड्स पहली बार कोई भाषा के आधार पर राज्य बना था। ठीक है, तो किसकी मृत्यु हो गई थी, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तेलुगु राज्य की मांग के लिए, और उसी वजह से फिर आंध्र प्रदेश नाम से राज्य बना था आपका। चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे हमारी, तो यहां पर में तेलुगु लोगों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए, ठीक है, पोट्टी श्रीरामलुलु जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा, आप देख सकते हो एनसीईआरटी का रेफरेंस यहां पर में आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, पोट्टी श्रीरामलुलु गांधीयन लीडर थे, गांधीवादी नेता थे। इन्होंने जो है फ्रेंड्स एक लंबा चौड़ा अनशन किया करीब 56 डेज तक, और फाइनली उनकी मृत्यु की सरकार ने सुनी नहीं। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में फ्रेंड्स अक्टूबर 1953 के अंदर में फिर आंध्र प्रदेश अलग किया गया मद्रास से, तेलुगु भाषी राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश, और इस तरह से आंध्र प्रदेश आपका पहला राज्य बन गया था जो भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इक्वेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट ऑन ग्लोब। ग्लोब के ऊपर में इक्वेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों का रेफरेंस पॉइंट है इक्वेटर के ऊपर में। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों की सही है?
ठीक है। इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो भागों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ये भी बताना है आप लोगों ने इनमें से कौन सा वाला सही है आपका। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पहले इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन के अंदर में ये देखना है कि पहले ए और आर सही है या नहीं। तो इक्वेटर एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है ग्लोब के ऊपर में। जो इक्वेटर है बीचों बीच के अंदर में है, इंपॉर्टेंट वाली लाइन है। इक्वेटर से कई बार गिनते कि इक्वेटर से कितनी दूरी है किसी एक प्लेस की। तो इक्वेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा एक इंपॉर्टेंट वाली लाइन है आपकी। ए सही है। इक्वेटर जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर देता है, ये भी सही है। इस तरीके से बीच में है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करता है। तो ये सी और डी आंसर तो हो नहीं सकता आपका, क्योंकि दोनों के दोनों सही है। अब बात समझो यहां पर में, ये है आप लोगों का इक्वेटर। इसने क्या किया है, हमारी पृथ्वी को दो भाग में बांट दिया है, मान लीजिए, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में। ये उत्तरी गोलार्ध है, नदर्न हेमिस्फीयर, और ये सदर्न हेमिस्फीयर। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं आप समझो, जब दोनों सही है, इक्वेटर इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट क्यों है ग्लोब पर, क्यों है इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या उसका इंपॉर्टेंट जो है बिरादरी के अंदर में जन्म हुआ उसका, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, वो जन्मजात इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, कुछ तो खासियत होगी ना उसके अंदर में। तो फ्रेंड्स वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी को दो हेमिस्फीयर में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांट देता है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में डिवाइड कर देता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के ए का। ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई इक्वेटर जो है इंपॉर्टेंट वाला रेफरेंस पॉइंट क्यों है, क्यों है वो इंपॉर्टेंट वाला, क्योंकि वो इक्वेटर जो है अर्थ को दो पार्ट में बांट देता है। इसी वजह से आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वाला आपका पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे आप लोग, ए इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम के अंदर में, ठीक है, और आगे में भी पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स जितना भी आप लोगों की प्रैक्टिस है, ये इस तरीके के स्टेटमेंट वाली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो भी आप लोगों को करवाता रहूंगा मैं, ताकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है सीटेट पेपर 2 सोशल स्टडीज 11 जनवरी 2022 को आया था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में उनका समर्थन नहीं किया जा सकता, मतलब भाषाई आधार का समर्थन नहीं किया जा सकता। इनका मानना था कि भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटना चाहिए। तो किसका कथन है ये कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर जो है कथन आप लोगों का बंटवारा नहीं करना चाहिए, राज्यों का राज्य जैसे बने हुए हैं उसको वैसे ही रहने दिया जाए, ये कथन किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। ठीक है, 49% लोगों ने आंसर जो है फ्रेंड्स, 50% है अभी यहां पर में फिलहाल में जो लोगों ने आंसर ए लगाया है, और केवल 22% लोग थे जब मैंने आंसर बताने के पहले जब आंसर आप लोगों ने डी लगाया था। मैं आपको बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ये कथन। वो भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि भाई भाषा के आधार पर अगर हम लोग भारत को बांट देंगे कि मराठी भाषी अलग, गुजराती भाषी अलग, ठीक है, तेलुगु भाषी अलग, तमिल भाषी अलग, कन्नड़ भाषी अलग, अलग अलग राज्य बांट देंगे हम लोग, तो देश जो है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकता के रूप में, राष्ट्रवाद के रूप में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश के अंदर में कभी भी नेशनलिज्म की भावना, एकता की भावना इकट्ठा नहीं हो पाएंगी। तो हमारे हिसाब से भाषाई आधार का समर्थन नहीं करना चाहिए। किसका कथन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है कभी भी आप लोगों से आगे में भी पूछ ले। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। ठीक है, एक बार चाहो तो इसको पढ़ लो आप लोग अपने मन में, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन था, ये याद रख लो, ताकि कभी भी, ठीक है, 100 साल बाद आप लोग जब कभी मान लो कोई अपने पोते पोतियों को पढ़ा रहे हो, तब भी आपको ये याद आ जाए कि किसका कथन था करके। ठीक है, चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहां पर में आप लोगों का डी होगा, यहां पर में इसको करेक्शंस कर लेना आप लोग। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति। अब ये प्रारूप समिति है क्या? तो देखिए, संविधान सभा जो है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी सभा थी, इसके अंदर में 299, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में जो है लगभग
लिखा हुआ है आप लोगों का 300, लेकिन टू बी स्पेसिफिक 299 थे। वो आप लोगों को जो समझाने के लिए लगभग 300 बोला है उसने। 299 लोग थे संविधान सभा में। अब इतने सारे लोगों को अलग अलग कमिटीज में बांटा गया था, ठीक है, ताकि सब, जैसे मान लीजिए आपके घर में बिरयानी बनानी है तो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया। मान लो कि आपके आपके दादी जी के, ठीक है, मान लेते हैं कि 14 बच्चे थे, ठीक है, तो आपने क्या किया, बिरयानी बनानी है, सब बहुए हैं, तो आप क्या सबको एक ही साथ काम पे लगा दोगे? चावल चुन रहे तो चावल ही चुन रहे हैं, मिर्ची काट रहे तो मिर्ची ही काट रहे। भाई अलग अलग काम में बांट दो उनको, ठीक है, मिल बांट के करेंगे काम। तो संविधान सभा ने भी वही किया, अलग अलग जो है ग्रुप्स बना दिए थे। तो एक कमेटी थी जिसका नाम था प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान बन रहा है उसको अरेंज करने का काम था उसका। और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था ये फ्रेंड्स, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में ये दिया गया था। प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे, 7 मेंबर्स थे। ये आप लोगों के हाई लेवल एग्जाम्स के लिए याद रखना आप लोगों ने, 7 मेंबर्स थे प्रारूप समिति के, ठीक है, ओके। तो B.R. अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। नाउ डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो है फ्रेंड्स संविधान सभा में, एक मैं आप लोगों को पॉइंट बताना चाहता हूं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा करके एक पॉइंट आप लोग लिख लेंगे यहां पर। मैं आप लोगों का डॉक्टर B.R. अंबेडकर कौन से प्रांत से जो है चुनकर गए थे संविधान सभा में? तो संविधान सभा में ये बॉम्बे प्रांत से गए थे, ये याद रखना आप लोगों ने, बॉम्बे। शुरुआत में ये बंगाल से गए थे, बंगाल से, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो गया तो जिस हिस्से से वो चुनकर गए थे उस हिस्से, वो हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में, तो उनका वापस से चुनाव हुआ था बॉम्बे प्रांत से, और आखिरी में वो बॉम्बे प्रांत से चुनकर गए थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर कौन से प्रांत से संविधान सभा में गए थे? तो कौन सा प्रांत था? वो बॉम्बे प्रांत था, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्तून नेता थे। ये आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये आप लोगों का जो है TRE के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2.0 के अंदर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है BPSC PCS में आ चुका है, आप लोगों का CTET में आ चुका है, और बहुत सारी और भी डिफरेंट एग्जाम्स है जिसके अंदर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो आगे में भी पूछे जाने की संभावना है फ्रेंड्स। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये आपके पश्तून नेता थे, ये तो याद रखना, पश्तून जाति के नेता थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सीमांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। अब ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत कहां है सर? हमने उत्तर प्रदेश सुना है, बिहार सुना है, ठीक है, मध्य प्रांत सुना है, बॉम्बे प्रांत सुना है, ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत कहां पर में है? तो ध्यान से देखो आप लोग, यहां पर में ये भारत है आज का, मान लो हमारा, तो ये आज का जो पाकिस्तान है ना, कश्मीर के इधर साइड वाला जो एरिया है, पाकिस्तान का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत इसको कहा जाता था। अंग्रेजों ने इसका नाम क्या रखा था? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ये याद रखना आप लोगों ने, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान यहां से बिलोंग करते थे, तो ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। इसी वजह से भी ये बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि ये चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान अलग ना हो, ठीक है, एक ही रह करके, और इन्होंने आखिरी तक विरोध किया इस चीज का, बंटवारे का। इनको जो है फ्रेंड्स बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था, बादशाह खान के नाम से, ठीक है, बादशाह खान के नाम से जाना जाता था इनको। इनको इसी वजह से फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की वजह से ही इनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हो आप लोग। सीमांत गांधी क्यों कहते हैं इनको? ठीक है, इसी वजह से कहते हो आप लोग, क्योंकि ये सीमांत प्रांत से बिलोंग करते थे, तो सीमांत गांधी इनको कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, ये फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी इनको कहते हैं आप लोग, इसी वजह से। ओके, देखा लिंक बन गई आप लोगों की, फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जानते हैं क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से बिलोंग करते थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी का पूरा आप लोगों के लिए लगा दिया है, ठीक है। इसका श्रेय जो है फ्रेंड्स यहां पर में जाता है आभा जी को जाता है, यहां पर में उन्होंने एनसीईआरटी का आप लोगों के लिए यहां पर में पूरा अरेंज किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर में, ठीक है। पूजा मैम है आपकी जो आप लोगों के लिए टेस्ट बना रही है, तो पीछे से कंटिन्यूअसली फ्रेंड टीम आप लोगों के लिए पूरी की पूरी मेहनत कर रही है, तो उनके लिए यार एक लाइक तो आप लोगों का बनता ही है यहां पर में। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं खान अब्दुल गफ्फार खान की, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से बिलोंग करते थे, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। पश्तून नेताओं के प्रमुख थे ये, पश्तून व्यक्ति थे, बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, खुदाई खिदमतगार नाम से संगठन चलाते थे, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। और इन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया था, खिलाफ थे ये भारत के विभाजन के, ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स थे आप लोगों के जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। तो जो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था? एक्चुअल में फ्रेंड्स हुआ यूं था कि भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन मतलब ब्रिटेन की सरकार के 3 मुख्यमंत्री जो इंपॉर्टेंट वाले जो मंत्री थे, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट वाले कैबिनेट के मंत्री वो भारत आए थे, 3 मंत्री, वो कैबिनेट लेवल के मंत्री थे, इसी वजह से इसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है। ये आए थे 1946 में।
इन्होंने पाकिस्तान की जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया था, बोला था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। उससे मुस्लिम लीग गुस्सा हो गई और उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी कि भाई इस दिन हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, मतलब दंगे फसाद और जो है बाइकआउट वगैरह का काम किया जाएगा। तो 16 अगस्त 1946 को यह काम किया गया था, ये याद रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। और आप देख सकते हो फिर से एक बार आप लोगों के एनसीईआरटी का रेफरेंस, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान मांग मंगवाने के लिए, ठीक है, मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निश्चय लिया था, ये याद रखना आप लोगों ने। अब फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आपको कि किस मिशन के फेल हो जाने के बाद में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ये क्वेश्चन आएगा। और जिस बच्चे ने लेक्चर अच्छे से देखा होगा, जिसने प्रैक्टिस की होंगी, जिसने जो है जब मैं रिवीजन क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को, वो रिवीजन क्वेश्चंस किए होंगे आप लोगों ने, तो वो बच्चा अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है आप सभी लोगों ने कि कैबिनेट मिशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 16 कैबिनेट मिशन के फेल हो जाने के बाद में ही 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया था, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको। डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। देखिए फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि वेदर का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, जो मौसम होता है उसका मतलब होता है दिन प्रतिदिन या जो आप लोगों का प्रति घंटे में जो बदल जाता है यहां पर में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मौसम शांत था और अचानक से जो है आपका यार हंस दिया, यहां पर में किसी का यार जो है पगला हो गया, आपके किसी ने उसको बहुत अपने जोक भेज दिया उसको, ठीक है, और वो हंसने लगा जोर जोर से, तो मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए वाला, और बारिश हो गई। तो मौसम में परिवर्तन हुआ अभी वो, ठीक है, मौसम में परिवर्तन हुआ है वो आप लोगों का। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जो है फ्रेंड्स एवरेज वेदर कंडीशन होती है। मतलब मान लो कि तुम्हारा यार जो है वो परमानेंटली पागल है, हंसता ही रहता है, बारिश होती रहती है, मतलब बारिश ही बारिश होती है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम बारिश होती रहती है, एवरेज वेदर कंडीशन ही वहां की बारिश वाली है, तो हम बोल सकते हैं वहां का रेनी क्लाइमेट है, ठीक है। लेकिन आप जो है फ्रेंड्स सूखे सूखे हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैक्सिमम लड़के हैं हमारे यहाँ पर, जॉब नहीं लगी उन लोगों को, तो उनकी भाई उनका यार भी नहीं हंस रहा, रो भी नहीं रहा, कोई है ही नहीं उनका, ठीक है, तो भाई बारिश ही नहीं हो रही, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि अगर इस तरीके से है आपका, जहां बारिश होती ही नहीं, सूखा रहता है, एवरेज वेदर कंडीशन जो है वहां पर में ड्राई है, तो यहां पर में आप लोगों का क्या रहेगा, ठीक है, वार्म क्लाइमेट रहेगा आपका, गर्मी वाला क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर कंडीशन। अब मान लो कि रेगिस्तान है, ठीक है, ओके, रेगिस्तान है और पल भर के लिए वहां पर में बारिश आ गई, ठीक है, तो क्या आप बोलोगे वहां पर में क्लाइमेट चेंज हो गया? नहीं, आप बोलोगे वेदर चेंज हुआ, क्योंकि अचानक डे टू डे मतलब थोड़े बहुत समय के लिए बारिश आ गई, तो वेदर चेंज हुआ है वो, ठीक है। तो वेदर जो है वो डे टू डे या आवर टू आवर जो चेंजेस होते हैं वो होता है आप लोगों का, उसको मौसम बोलते हैं। जो जलवायु होती है वो लंबे समय के लिए होती है आप लोगों की, ठीक है, जलवायु लंबे समय के लिए होती है, ओके शोएब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि क्लाइमेट रेफर्स टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर, नहीं, ये आप लोग इसको मौसम बोलते हो, आप लोग इसको क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हो आप लोग, वेदर, ठीक है। क्लाइमेट जो है वो एवरेज कंडीशन होती है आपकी, क्लाइमेट, ठीक है। ये क्लाइमेट जो होता है किसी भी जगह का, जलवायु जो होती है वो केवल अल्टीट्यूड और रिलीफ से डिसाइड होती है, ऊंचाई और उच्चावच से निर्भर करती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स आप लोगों का, क्लाइमेट जो होता है काफी सारी चीजों के ऊपर में निर्भर करता है। क्लाइमेट डिपेंड करता है आप लोगों का कि आपकी समुद्र से दूरी कितनी है, कितनी ऊंचाई पर वो जगह है, कितनी ऊंचाई के ऊपर में है, वहां पर में रिलीफ कैसा है, मतलब कि स्लोप कैसा है, ऐसा ढलान है या सपाट प्लेन है, ठीक है, वो डिपेंड करता है वहां पर में। वहां की टोपोग्राफी कैसी है, वहां नदियां वगैरह बहती है या वहां जंगल है या नहीं, ठीक है, क्या वहां रेगिस्तानी इलाका है, उन सारी चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है आप लोगों का क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, केवल और केवल आप लोगों का यहां पर में ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट ऊंचाई पर और रिलीफ कैसा है, मतलब कि उच्चावच मतलब आपका ढलान कैसी है उस पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, समुद्र से दूरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट का, समुद्र के पास होने की वजह से कई बार बारिश वगैरह वाला मौसम ज्यादा बन जाता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आप लोगों के गलत पॉइंट है, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा बोथ आर फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत का अगर हम लोग बात करेंगे कि जलवायु कैसी है, देखो मौसम जो है फ्रेंड्स वो तो आप लोगों का दिन प्रतिदिन और हमेशा जो है ऊपर नीचे होता ही रहता है आप लोगों का, ओके। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भारत की एवरेज जो कंडीशन है, वेदर कंडीशन है वो कैसी है, तो मॉनसून वाली है। मॉनसून, भारत में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका, ठीक है। मॉनसून शब्द जो है फ्रेंड्स ये अरब भाषा का, अरेबिक लैंग्वेज का शब्द है। ये मौसम नाम का एक शब्द है जिसका मतलब ही होता है सीजन, उससे लिया गया है मॉनसून। अरेबिक वर्ड है, अरब भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है मौसम, उससे मॉनसून शब्द आया है। और हमारे भारत का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है, ठीक है। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी बारिश होती रहती है इसी वजह से, ठीक है। नाउ ये चीज आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। अब कुछ जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं कहां पर मैं कैसा वाला जो है आपका क्लाइमेट रहता है उसके बारे में एक क्वेश्चन आपका है। बीकानेर में, मुंबई में, मॉनसून में और द्रास में जोड़ियां लगानी है आप लोगों ने कि कहां पर में कैसा वाला क्लाइमेट रहता है आप लोगों का, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आयुषा सिन्हा एनआईओएस डीएलएड से हो, बीएड फर्स्ट ईयर में हो, तो देखिए बीएड जो है ना वो कंप्लीट चाहिए आपका एस्टेट के लिए। ओके तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं अगर बात करें हम लोग यहां पर में बीकानेर की, तो बीकानेर जो है आप लोगों का, ठीक है, बीकानेर यहां पर में ये राजस्थान में और यहां पर में गर्म क्लाइमेट होता है, हॉट गर्म क्लाइमेट होता है आप लोगों का, ठीक है। मुंबई की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो मुंबई जो समुद्र के पास में है तो ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है समुद्र की वजह से। मॉनसून राम जो है आपका भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा बारिश वाला केंद्र है, तो सी की जोड़ी 2 के साथ लगनी है। और द्रास जो है पूरे भारत का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, पूरे भारत का सबसे ठंडी जगह, तो ए की जोड़ी जो है आप लोगों की लगने वाली है आपकी 3 के साथ में, ठीक है, 3 के साथ में। बी की जोड़ी लगने वाली है 1 के साथ में, ठीक है। क्या इससे एलिमिनेट हो रहा है? 3 और 1, 3 1 यही से एलिमिनेट हो गया आप लोगों का। ओके बीकानेर से ही एलिमिनेट हो चुका था आप लोगों का, तो ऑप्शन यहां पर देखिए बीकानेर से एलिमिनेट हो गया था। इसके अलावा मॉनसून राम से भी एलिमिनेट कर सकते थे आप कुछ ऑप्शंस यहां पर में, सी की जोड़ी 2 के साथ लगाकर, तो सी की जोड़ी 2 के साथ में केवल 2 ही जगह पे लगी थी, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता। एलिमिनेशन की टेक्निक सीखो, जितना ज्यादा ये आप लोग यहां पर में ओके जितना ज्यादा आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा रहेगा फ्रेंड्स, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। ओके उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। तो आंसर ठीक है क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, मॉनसून राम द्रास, ठीक है। द्रास सबसे ज्यादा ठंडा प्लेस है। तो देखिए हमारे क्लाइमेट जो है काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पर है, कितने ऊंचाई पर है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, उसका उच्चावच मतलब कि उसकी ढलान कैसी है, तो कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है क्लाइमेट। हमारे पूरे भारत का क्लाइमेट, एवरेज क्लाइमेट जो है वो तो मानसून टाइप का, लेकिन अलग अलग जगह पे जो क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है। जैसे जैसलमेर और बीकानेर के अंदर में, राजस्थान में बहुत ही गर्मी पड़ती है, वही द्रास और कारगिल में हम देखेंगे तो वहां कोल्ड पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंडी जगह है। इवन द्रास जो है पूरे भारत का सबसे ठंडी जगह है आप लोगों की, सबसे ज्यादा ठंड अगर कहीं पे पड़ती है तो वो द्रास में पड़ती है, ठीक है, ये याद रखना है। मुंबई और कोलकाता यहां पर में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यहां पर में आप लोगों को ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा मिलेंगी, बारिश कभी भी हो जाती है, हवा में नमी। मुंबई गए हो कभी आप लोग? मुंबई या कोलकाता वगैरह के अंदर में आप लोग देखना है, चेन्नई के अंदर में चिपचिपापन लगता है हवा के अंदर में। अगर गर्मी हो रही है ना तो आपको चिपचिपापन लगेगा, क्योंकि वो हवा में नमी होती है और जो गर्मी होती है वो और ज्यादा दिमाग जो है वो आप लोगों को खराब करती है फिर, ठीक है। तो जो चिपचिपापन आर्द्रता होती है हवा में वो ह्यूमिडिटी कहलाती है आप लोगों की, और मुंबई कोलकाता चेन्नई जैसे आप लोगों के, ठीक है, इलाकों के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मॉनसून राम जो कि मेघालय में जगह है, ये पूरे दुनिया का, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है बारिश वाला क्षेत्र है मॉनसून राम, मेघालय के अंदर में, ठीक है। तो मॉनसून राम सबसे ज्यादा आप लोगों का, ठीक है, बारिश वाला क्षेत्र है। तो वही वाली चीज तो आपसे पूछी थी एग्जाम में, आप देख लीजिए, जिसने भी अच्छे से पढ़ के गया होगा वो आराम से कर लेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था? ठीक है, बेसिकली यहां पर मैं ये बोला जा रहा है आप लोगों से कि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव कब पेश किया था कि उत्तर पश्चिम के अंदर में, ठीक है, और बेसिकली 2 इलाके थे ना भारत के जो पाकिस्तान बने थे, एक ये वाला इलाका था उत्तर पश्चिम में, और एक जो इलाका था आपका पूर्वी क्षेत्र में, यहां पर में पूर्वी बंगाल वाला जो था, आज का बांग्लादेश है, वो भी पहले पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान 1971 तक। तो ये कब प्रस्तुत किया था? और फ्रेंड्स यहां पर मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मेहनत करते हो आप लोग, ठीक है, केवल जो है आप लोगों को इससे काम नहीं चलेगा कि आप लोगों ने जो है वो चाहा है, आपको कुछ चीज बस चाहत रखी है भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके
तो आपको बता दूं कि 1940 के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहां पर में हुआ था। फिर से यहां पर में आप देख सकते हो कि 1940 में आप लोगों के लिए एक एक ढूंढ के प्रूफ के साथ में ढूंढ के एनसीईआरटी का प्रूफ निकाल के लेकर आ रहे हैं, ठीक है आवा मैम आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मेहनत से, ठीक है, आप लोगों को पता चल सके कि हाँ ये एनसीईआरटी का है करके। एनसीईआरटी बेस्ड जब एक्सप्लेनेशन बोला है तो एनसीईआरटी का है एक्सप्लेनेशन ही आपका, ठीक है। तो 1940 के अंदर में इंडिपेंडेंट स्टेट, एक अलग जो है देश या राज्य की, स्वतंत्र राज्य की मांग की थी मुस्लिम लीग ने 1940 में। पश्चिमोत्तर मतलब ये वाला इलाका जो आज का पाकिस्तान है, और ये जो बांग्लादेश है आपका, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, इनको अलग राज्य बना दिया जाए या अलग देश बना दिया जाए, ठीक है, इसकी मांग की थी 1940 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है आपका, एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी, हिमालय जो है 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, ठीक है, 3 श्रेणियों में। तो ये सबसे जो बाहर वाली श्रेणी है हिमालय की, उसको शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक। आप लोगों को मैं 3 जो है श्रेणियां दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी वाली श्रेणी कौन सी है। पहला नंबर पे उत्तर में, फिर मिडल में है, और फिर सबसे बाहर में है, ठीक है। चलो 1 2 3 बताते जाओ यहां पर में कि कौन, इसका नाम क्या क्या है, क्योंकि एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। और देख रहे हो फ्रेंड्स, यहां पर में जो आप लोगों के लिए लगाया गया है ना, ये जब वो मेहनत कर रहे थे यहां पर में, उन्होंने आपके लिए निकाला है, तो ये एक दिन में वो नहीं सीखे, उन्होंने मेहनत की, एफर्ट्स किया आपके लिए, ठीक है, एक दिन स्टार्ट किया था, और वहीं से जो है फ्रेंड्स आज अब हम देखिए आप लोगों के लिए, ठीक है, बेसिकली ये निकाल कर ला पाए हैं वो आपके लिए। 1 2 3, ठीक है, जल्दी बताओ। सबसे ऊपर वाली जो है फ्रेंड्स, आप लोग इसको जो है हिमाद्री के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो आप लोग? हिमाद्री के नाम से, हिमाद्री, ओके, हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय इसको कहा जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ये वाला आपका, इसको हिमांचल कहा जाता है, हिमांचल, हिमांचल। और ये आप लोगों का है शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ में बोले आप लोगों से, तो क्या आप लोग आंसर लगा पाओगे? उत्तर से दक्षिण की तरफ में जब भी आप लोगों से बोला जाएगा, बिल्कुल आप लोग लगा पाओगे। यहां पर में उत्तर से दक्षिण की तरफ में लगाना है तो आप लोग बिल्कुल लगा पाओगे अभी, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे दक्षिण से उत्तर की तरफ में बोलूं लगाने के लिए, जो तो लगा पाओगे आप लोग? बिल्कुल, वो भी आप लोग लगा पाओगे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, शिवालिक, बीच में हिमांचल रेंज है, और फिर हिमाद्री है आप लोगों की, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में इनमें से क्या सही है आप लोगों का? तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है क्या? फसल उगाने के लिए जीन्स में संशोधन कर दो, नहीं की जा सकती, ठीक है, नहीं करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में। प्राकृतिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग करना है, तो बिल्कुल सही है, यहां पर में प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना है। भारत में केवल कॉटन को अलाउड है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सब जगह अलाउड है आप लोगों का। करो ऑर्गेनिक फार्मिंग, उगाओ घर में, भिंडी, परवल, बैगन, आलू उगाओ, सब उगाओ अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है। तो यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स, ये वाला भी आपका गलत है, ओनली शब्द की वजह से, कि ओनली कॉटन, क्या केवल कॉटन ही उगाएंगे ऑर्गेनिक तरीके से? आलू बैगन कॉटन खा ले, कपास खा लू, ऑर्गेनिक वाला बस, ठीक है। मैं आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो, ठीक है। नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार को पहचानना है। ये गैसों से बने होते हैं, गैसों से बने हुए होते हैं, ये बताइए आप लोग सभी लोग, ठीक है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की अपनी गर्मी और रोशनी होती है। ये बड़े और गर्म होते हैं, ये दे आर बिग एंड हॉट। ये एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से बनाया गया आप लोगों का जो है, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स। तो ये जो भी है बड़े गैस से बने हुए होते हैं, खुद की हीट और लाइट होती है, खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो ये स्टार से आपके, जैसे कि हमारा जो है सन, ठीक है, हमारा सन जो है खुद एक जो है सितारा है, एक तारा है आपका। तो स्टार्स के बारे में बेसिकली बात हो रही है यहां पर। तो स्टार्स जो है आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है जी, देख सकते हो यहां पर में, ठीक है, आप लोगों का यहां पर में कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है आप लोगों की, जो स्टार्स होती है, मतलब बेसिकली जिनके पास में खुद की हीट और लाइट है। हम सेलेस्टियल बॉडीज हैव देयर हीट एंड लाइट, ठीक है, और किसकी जो है हीट और लाइट नहीं होती है, ठीक है, तो वो जो है आप लोगों के प्लैनेट्स कहलाते हैं। ओके, प्लैनेट्स कहलाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहां पर में, पोल स्टार ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। पोल नॉर्थ, जो पोल स्टार है आप लोगों का हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, ये बताना है आप लोगों ने। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है, ठीक है, उन लोगों के, उनके पास में रिंग्स हैं। दूसरा आप लोगों को बताना है कि मीटेरोइड जो है आप लोगों के, वो जुपिटर और, ठीक है, मार्स और जुपिटर जो है आप लोगों के, ठीक है,
तो मार्स मीटियोरॉइड जो है वो आप लोगों के मार्स और जुपिटर के बॉर्डर के जो है उनके उल्कापिंड के बीच में पाए जाते हैं, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो देखिए यहां पर मैं पोल स्टार जो है फ्रेंड्स हमेशा आप लोगों का नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पोल स्टार जो है आपका जो एक चमकीला सा तारा है, सप्तऋषि तारा मंडल की मदद से हम लोग उसको पहचान भी सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के जो 7 तारे हैं, इनमें नीचे वाले जो तारे हैं आप लोगों के, ठीक है, उनको उनकी मदद से जो नीचे वाले तारे हैं इनसे अगर आप ऐसी जोड़ी लगाओगे तो यहां पर आपको नॉर्थ स्टार दिखेगा, जिसको पोल स्टार कहते हैं हम लोग, और हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। बिल्कुल सही है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो बाद के आप लोगों के 4 ग्रह है, ठीक है, पहले 4 ग्रह के पास में रिंग्स नहीं है, इनर प्लैनेट इनको कहा जाता है। बाद वाले 4 ग्रहों के पास में जो है आप लोगों का क्या है, रिंग्स है। ठीक है, छल्ले है उनके पास में, जैसे आपकी रिंग्स होती है वैसे उनके पास में छल्ले है। जैसे शनि ग्रह का छल्ला जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट और विजिबल है आपको, तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है। मार्स और जुपिटर की कक्षा के बीच में मीटियोरॉइड पाए जाते हैं। मीटियोरॉइड नहीं होते वो, उनको एस्ट्रॉइड कहा जाता है, एस्ट्रॉइड्स उनको बोलते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। उल्का पिंड नहीं कहते हैं उनको, जो है आप लोगों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, क्षुद्र जो है यहां पर में आप लोग उनको ग्रह कहते हो, क्षुद्र ग्रह के नाम से उनको जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो आंसर जो है आप लोगों का यहां पर में हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोगों से करेक्ट वाला पूछा है, गलत वाला आप लोगों से पूछा है फ्रेंड्स, तो गलत आप लोगों से पूछा है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ऑल हैव रिंग्स अराउंड देम। तो आप लोगों का आंसर जो है यहां पर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि केवल जो है आपका तीसरा वाला गलत है यहां पर में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून इनके सबके पास में जो है आप लोगों की क्या है, ठीक है, उन सबके पास में आप लोगों की लिंक्स है। ठीक है, तो सी, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, नाउ फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह खेती का उदाहरण है, उनमें से निर्वाह खेती का उदाहरण है, जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह खेती का उदाहरण है। निर्वाह खेती, देखिए फ्रेंड्स यहां पर में शब्द में ही है निर्वाह। निर्वाह का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। निर्वाह सब्सिस्टेंस का मतलब, निर्वाह का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स केवल किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो खेती कर रहा है। ओके, तो उसको क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, व्यावसायिक खेती कहते हैं, विस्तृत गहन खेती कहते हैं, ठीक है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं आप लोग। तो देखिए आपका आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन। निर्वाह केवल निर्वाह के लिए खेती की जाती है। तो निर्वाह खेती के 2 प्रकार है आप लोगों के। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि निर्वाह खेती के आप लोगों के 2 प्रकार है, उनमें करेंगे आप लोगों का। ठीक है, ओके ओके, जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स हम लोग यहां पर में रिवीजन क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ेंगे हमारे। तो रिवीजन क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर ने अपने जीवन के, डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन के बाद के चरणों में एक ऐसे धर्म की खोज में धर्म परिवर्तन कर लिया था जो सभी सदस्यों को समान व्यवहार करता हो। तो कौन से धर्म में परिवर्तन कर लिया था उन्होंने, तो उन्होंने परिवर्तन कर लिया था बुद्धिज्म के अंदर में, बौद्ध धर्म के अंदर में। तो डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, हिंदू धर्म के अंदर में उनका जन्म हुआ था, महार जाति के अंदर में, लेकिन फ्रेंड्स फाइनली उन्होंने बाद में क्या कर लिया था, हिंदू धर्म के अंदर में अपना, ठीक है, परिवर्तन कर लिया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो किसने मनाया था, तो हिंदू लीग ने, मुस्लिम लीग ने, क्रिश्चियन लीग ने, सिख लीग ने। उस पार्टी का नाम क्या था जिसने अपना जो है ये मनाया था, ये बताइए जल्दी से आप लोग। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। कौन से मिशन के फेल हो जाने के बाद मनाया था, ये आंसर सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। जिन भी बच्चों ने ये जो है सेशन देखा है पूरा, ठीक है, जिन भी लोगों ने देखा है, ठीक है, वो आंसर करेंगे कौन सा मिशन था जिसके फेल हो जाने के बाद में ये जो है दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद में खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना, या पार्टी नहीं थी बेसिकली फ्रेंड्स, ये आप लोगों का एक जो है आंदोलन था। ठीक है, आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, तो आंदोलन या फिर मूवमेंट जो है आपको खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। इनको और किस नाम से जाना जाता है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इनको किस नाम से जाना जाता है तो ये भी बताएंगे आप सभी लोग। ओके, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है। नाउ फ्रेंड्स अगर हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, बादशाह खान के नाम से भी उनको जाना जाता है। वेरी गुड, देख सकते हो फ्रेंड्स पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों की यहां पर मैं आप लोगों को दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, चार्ल्स कॉर्नवेलिस। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, 1773 के अंदर में बने थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रिटिश सेना में प्रवेश से लाभ हुआ और उसके पास अपने लिए एक रेजिमेंट भी थी। सीटेड पेपर 2 के अंदर में आपको आपसे बताया था मैंने कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा जो है, कौन सी कास्ट थी, कौन सा समुदाय था जिसके पास में अपनी खुद की रेजिमेंट थी, तो एकमात्र थी महार
महार रेजिमेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ फ्रेंड्स, एकमात्र रेजिमेंट थी जो किसी समुदाय विशेष के लिए बनाई गई थी और उसी समुदाय के लोग उसमें होते थे। अदरवाइज कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के समय में किसी एक खास समुदाय के लिए और उसी समुदाय के लोग उसमें रहेंगे, ऐसा था। महार रेजिमेंट में केवल महार जाति के लोग ही हुआ करते थे। ठीक है, दीर्घकालीन औसत मौसम को क्या कहा जाता है? लॉन्ग टर्म जो एवरेज जो वेदर होता है, मतलब वहां बारिश ही बारिश पड़ रही है लंबे समय तक, ज्यादातर समय बारिश होती है, तो बारिश का जो है वहां पर में लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर है, तो उसको क्या कहते हैं आप लोग? उसको क्लाइमेट कहा जाता है। तो क्लाइमेट जो है फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म का होता है, दिन प्रतिदिन चेंज को आप वेदर कहते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या परिवर्तन हुआ है उसको कहा जाता है आप लोगों का, ठीक है, क्लाइमेट। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो बी इज द करेक्ट आंसर आपका। देखिए यहां पर मैं आपको क्लाइमेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। सभी लोग कमेंट में आंसर करिए, सभी जल्दी जल्दी से। ओके, कमेंट में आंसर करना है सभी लोगों ने, ठीक है जी। तो जलवायु के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही कथन का उत्तर कीजिए। जलवायु का तात्पर्य वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन से है। किसी स्थान की जलवायु केवल उसकी ऊंचाई और राहत से, ठीक है, ठीक है। रिलीफ बेसिकली यहां पर में उच्चावाच की बात की जा रही है। यहां पर में उच्चावाच जो होता है आप लोगों का, उच्चावाच मतलब कि इस तरीके से जो ढलान होती है उस पर निर्भर करती है। तो आप लोगों से यहां पर में बोला है, ठीक है, कि कौन सा वाला जो है क्लाइमेट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। ए और बी है आपका करेक्ट वाला उत्तर, सही उत्तर का चयन करना है यहां पर में। तो आप लोगों का दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों आप लोगों के ए एंड बी आर फॉल्स, तो 4 जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों गलत है यहां पर में क्लाइमेट के बारे में, क्योंकि क्लाइमेट के बारे में बोला है ना, जलवायु के बारे में, और आप लोगों को बताया था मैंने अभी आप लोगों को, ठीक है, याद हो गया होगा ये पूरा देखकर आपका, ठीक है। रिजवाना परवीन बोल रहे हैं आभा मैम को लेकर आइए। आभा मैम जो है वो शर्मा रहे हैं, वो आने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम। चलिए उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहां पर में जो है आप देख सकते हो कि आप लोगों का जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लोकेशन पर, अल्टीट्यूड पर, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। यहां पर मैं ओनली शब्द, ठीक है, केवल जो है वो शब्द का इस्तेमाल करके यहां पर मैं इस पॉइंट को गलत कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान पर ताप, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को, देखिए यहां पर मैं आप लोगों को क्या बोला है, कीवर्ड है यहां पर में डे टू डे कंडीशन, दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है आप लोगों को, ठीक है। बुक के लिए क्या करना होगा? रोशन खातून जी, वो जो है आपको पहले जैसे ही आपका कोर्स के अंदर में खत्म हो जाता है यहाँ पर में प्री लेकर, ठीक है, प्री एनरोलमेंट या प्री बुकिंग लेकर, वैसे ही आपको यहाँ पर में इन्फॉर्म किया जाएगा और पेड में जितने भी बच्चे उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कैसे उसको करना है करके, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर में उसको बनाया जाए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, डे टू डे कंडीशन, दिन प्रतिदिन की स्थिति जो है उसको आप लोग क्या कहते हो? तो उसको आप लोग वेदर कहते हो, उसको मौसम कहते हो, दिन प्रतिदिन वाले को, ठीक है। और अगर औसत हो जाए उसका बहुत लंबे समय तक तो उसको आप लोग जलवायु कहते हो। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को कौन डिवाइड करता है? ये एक आप लोगों का क्वेश्चन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को कौन डिवाइड करता है? कौन सी वाली लाइन है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है? ये बताइए आप सभी लोग, ठीक है, सभी लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है आप लोगों की? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को इक्वेटर आपका डिवाइड करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये आप देख सकते हो यहाँ पर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो बिल्कुल बीचों बीच में से हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, ठीक है। पीयू जी, एक बार जो नंबर है उसके ऊपर में आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहां पर में हो जाएगा तीन श्रेणियों के अंदर में तीन। और कौन कौन सी श्रेणी है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ में आप लोग लगा सकते हो क्या? ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा बताइए यहां पर में, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ में लगाना है आप लोगों ने। लिखिए सभी लोग, जितने लोग लिख सकते हैं यहां पर में जल्दी जल्दी से लिखते जाइए, ठीक है। तो 3 श्रेणियां हैं, तीनों के नाम हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक, ठीक है, ये 3 श्रेणियां हैं आप लोगों की। तो बी इज द करेक्ट आंसर आपका। ओके, तो ये आप लोगों का आज का सेशन था फ्रेंड्स, आप लोगों का। और आप लोगों को सेशन जो है वो कैसा लगा ये भी आप लोग बताएंगे। तब तक मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स एक पॉइंट आप लोगों से यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग बताइए कि जो हमारा जो भारत है, ठीक है, भारत में पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये आप लोग मुझे बता दोगे जल्दी जल्दी से, ठीक है जी। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आप लोगों को मैं टेस्ट की लिंक भी दे रहा हूं, ठीक है, टेस्ट की लिंक भी आप लोगों को दे रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग जल्दी जल्दी से बताते जाइए यहां पर में।